आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। हम सही और गलत के बीच फर्क करना सीखते कैसे हैं? और इसी सवाल ने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोहलबर्ग को भी बहुत सोचने पर मजबूर किया था। हाँ, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगा दी कि बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी नैतिकता यानी हमारी मॉरल कंपस कैसे विकसित होती है। हमारे पास इसी विषय पर कुछ बेहतरीन स्लाइड्स हैं। तो हमारा मकसद है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक एक परत को खोलना और ये समझना कि हमारी सोच कैसे अलग अलग पड़ावों से गुजरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहली स्लाइड का शीर्षक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ बताया गया है कि ये कॉन्सेप्ट लॉरेंस कोहलबर्ग का है जी, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। और इस सिद्धांत का जो मूल प्रश्न है, इसका कोर क्वेश्चन वो ये है कि बच्चे सही और गलत का फैसला आखिर लेते कैसे हैं। मतलब उनकी सोच के पीछे की प्रक्रिया क्या है। हाँ बिल्कुल। और स्लाइड में की बेसिस यानी मुख्य आधार के बारे में भी बताया गया है। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क। जी। और इसे समझाने के लिए कोहलबर्ग ने एक कहानी का इस्तेमाल किया जिसे हाइंस की दुविधा या हाइंस डिलेमा कहते हैं। हाँ, इस कहानी पर हम आगे बात करेंगे, है ना? बिल्कुल। और ये विषय सीटेड, बीएड और साइकोलॉजी के छात्रों के लिए तो खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो फिर आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं। हमारी अगली स्लाइड इसी पर है। पहला है नैतिक दुविधा, मॉरल डिलेमा। इसका मतलब है वो स्थिति जब आप सही और गलत के बीच अटक जाएं, निर्णय न ले पाएं। जैसे स्लाइड पर उदाहरण है, चोरी करूं या पत्नी को मरने दूं। हाँ, ये हाइंस की दुविधा का ही हिस्सा है। और दूसरा शब्द है नैतिक तर्कण यानी मॉरल रीजनिंग। ये क्या होता है? यह वो सोचने की प्रक्रिया है, वो तर्क जो हम सही और गलत का फैसला लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात लिखी है कि कोहलबर्ग का मुख्य फोकस उत्तर पर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका फोकस था उस उत्तर तक पहुंचने के तर्क यानी रीजनिंग पर। आप वहां तक पहुंचे कैसे, वो जरूरी है। अच्छा, तो अब आते हैं अगली स्लाइड पर, सिद्धांत का ढांचा। यहां से यह विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को एक तरह से सीढ़ियों की तरह 3 स्तरों यानी लेवल्स में बांटा है। और हर लेवल में 2 अवस्थाएं यानी स्टेजेस हैं। तो कुल मिलाकर 6 स्टेजेस हो गए। जी, पहला लेवल है पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशनल, जो 4 से 10 साल की उम्र के लिए है। उसके बाद दूसरा लेवल पारंपरिक या कन्वेंशनल, जो 10 से 13 साल के लिए है। और सबसे ऊपर है तीसरा लेवल, उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल, जो 13 साल से ज्यादा की उम्र के लिए है। तो चलिए एक एक करके इन लेवल्स को समझते हैं। पहले लेवल से शुरू करते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर। आयु है 4 से 10 वर्ष। इस उम्र में बच्चों की अपनी नैतिकता मतलब इंटरनल मोरालिटी वो लगभग 0 होती है। 0 मतलब कुछ भी नहीं? हाँ, लगभग। सही और गलत का निर्णय बाहरी कारकों यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे बड़ों द्वारा बनाए गए नियमों को बस चुपचाप मान लेते हैं। एकदम। उनका लॉजिक बहुत सीधा होता है। सजा मिलेगी तो काम गलत है और इनाम मिलेगा तो सही है। सब कुछ सजा और इनाम पर आधारित। बिल्कुल। तो लेवल 1 के अंदर जो पहली स्टेज है वो है दंड व आज्ञा पालन उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यहाँ मुख्य लॉजिक ये है कि नियम इसलिए मानने हैं ताकि सजा से बचा जा सके। तो नैतिकता का आधार डर हुआ। हाँ, बच्चा सिर्फ डर की वजह से आज्ञा का पालन करता है। अच्छा, तो हाइंस के उदाहरण से इसे कैसे समझेंगे? देखिए, इस स्टेज पर बच्चा कहेगा हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी और जेल भेज देगी। मतलब पूरा फोकस खुद को सजा से बचाने पर है, किसी की जान बचाने पर नहीं। सही पकड़ा। अब आते हैं लेवल 1 की दूसरी स्टेज पर, अहंकार की अवस्था या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। इसका एक और नाम है जैसे को तैसा या टिट फॉर टैट, मतलब अदला बदली। तो यहाँ बच्चे का मुख्य लॉजिक होता है मेरा क्या फायदा। हाँ, बच्चा अपनी जरूरतों को ही सबसे ऊपर रखता है। अगर तुम मेरी पीठ खुजाओ तो मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। तो इस स्टेज पर हाइंस के बारे में क्या तर्क होगा? बच्चा सोचेगा हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसे अपनी पत्नी की जरूरत है। अगर वो ठीक हो जाएगी तो उसके काम आएगी। मतलब यहाँ भी फोकस अपने फायदे और अदला बदली पर ही है। जी हाँ। चलिए अब आते हैं दूसरे लेवल पर, पारंपरिक या कन्वेंशनल लेवल, उम्र 10 से 13 वर्ष।
इस स्तर पर आकर नैतिकता समाज और दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित हो जाती है। अब सजा या इनाम उतना जरूरी नहीं है। तो अब क्या जरूरी हो जाता है? लोग क्या कहेंगे? बच्चा समाज के नियमों को अपने अंदर बसा लेता है, जिसे इंटरनलाइज करना कहते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ मुख्य लक्ष्य दूसरों को खुश करना और एक अच्छा इंसान दिखना होता है? हाँ, दूसरों को खुश करना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना, यही मुख्य लक्ष्य होता है। तो लेवल 2 की पहली स्टेज है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की उन्मुक्ता। बिल्कुल, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसका एक और नाम है स्वर्ण नियम, यानी गोल्डन रूल अवस्था। यहाँ मुख्य लॉजिक क्या है? दूसरों से तारीफ और स्वीकृति पाना। बच्चा अच्छा बनकर दिखना चाहता है, वो काम करना चाहता है जिससे लोग कहें, अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है। तो हाइंस के उदाहरण में ये कैसे दिखेगा? इस स्टेज पर तर्क होगा, हाइंस को चोरी करनी चाहिए ताकि लोग उसे एक अच्छा पति कहें। या शायद ये भी सोच सकता है कि अगर वह चोरी नहीं करेगा तो लोग उसे कठोर दिल वाला कहेंगे। बिल्कुल, दोनों ही सूरतों में फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि समाज उसे किस रूप में देखेगा। ठीक है। और लेवल 2 की दूसरी स्टेज है कानून और व्यवस्था उन्मुक्ता। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। यहाँ मुख्य लॉजिक ये है कि नियम और कानून सबसे ऊपर हैं। सर्वोपरि। हाँ, नियम किसी भी हाल में तोड़े नहीं जा सकते। ये बहुत कठोर नियम होते हैं। मतलब कर्तव्य पालन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम। हाइंस के मामले में इस स्टेज का व्यक्ति साफ साफ कहेगा, चोरी करना गलत है, चाहे कुछ भी हो जाए कानून नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ पूरा फोकस कानून की रक्षा पर है, इंसान की जान पर नहीं। जी। अब हम पहुंच गए हैं सबसे ऊंचे लेवल पर, उत्तर परंपरागत स्तर, जो 13 वर्ष और उससे अधिक की आयु के लिए है। ये नैतिकता का कह सकते हैं सबसे ऊंचा स्तर है। यहाँ निर्णय खुद के विवेक मतलब सेल्फ कॉन्शियस और अपने बनाए सिद्धांतों पर लिए जाते हैं। तो क्या व्यक्ति यहाँ नियमों से भी ऊपर उठकर सोचता है? हाँ बिल्कुल, व्यक्ति नियमों से ऊपर उठकर इंसानियत और न्याय के बारे में सोचता है। और एक जरूरी बात, क्या जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच पाए। बहुत से लोग लेवल 2 पर ही रह जाते हैं। अच्छा, तो लेवल 3 की पहली स्टेज है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यहाँ का मुख्य लॉजिक ये है कि नियम लोगों की भलाई के लिए हैं, पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, और अगर किसी नियम से नुकसान हो रहा हो तो उसे बदला जा सकता है। कानून को लचीला होना चाहिए। तो फिर यहाँ जीवन का अधिकार सबसे बड़ा हो जाता है ना? हाँ, आपने एकदम सही पकड़ा। लॉजिक है, जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से बड़ा है। तो हाइंस के उदाहरण में तर्क होगा, हाइंस ने सही किया, एक जान बचाना चोरी के कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब हम आखिरी स्टेज पर हैं, स्टेज 6, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ मुख्य लॉजिक है कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर चलता है। जी। सार्वभौमिक मानवाधिकार जैसे सत्य, अहिंसा, न्याय, ये सब समाज के बनाए कानूनों से भी ऊपर हैं। ऐसे लोग न्याय के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये तो नैतिकता का सर्वोच्च स्तर है। हाँ, हाईएस्ट स्टेज, सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स। इसके उदाहरण हैं महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ जाकर अपने सिद्धांतों के लिए लड़ाई लड़ी। बिल्कुल, और वो जेल भी गए। कमाल है। लेकिन हर सिद्धांत की तरह इसकी भी कुछ आलोचनाएं तो होंगी। हमारी अगली स्लाइड इसी पर है, कैरल गिलिगन द्वारा की गई आलोचना। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है। पहली है लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस। इसका क्या मतलब है? कोहलबर्ग ने अपनी सारी रिसर्च केवल पुरुषों और लड़कों पर की थी। गिलिगन का मानना था कि महिलाएं नैतिकता को अलग नजरिए से देखती हैं। वो कैसे? महिलाएं देखभाल यानी केयर पर ज्यादा जोर देती हैं, जबकि पुरुष न्याय यानी जस्टिस पर। अच्छा। और दूसरी आलोचना सांस्कृतिक पूर्वाग्रह की है। हाँ, मतलब कि सभी संस्कृतियों में ये चरण एक जैसे नहीं होते। अलग अलग कल्चर में नैतिकता के पैमाने अलग हो सकते हैं। ये भी सही बात है। और तीसरा है तर्क वर्सेस व्यवहार, रीजनिंग वर्सेस एक्शन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लोग जो कहते हैं कि वो करेंगे और जो वो असल में करते हैं, उसमें अक्सर बहुत अंतर होता है। मतलब सोचना और करना दो अलग बातें हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस आखिरी स्लाइड की मदद से सब कुछ जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। तो लेवल 1 प्री कन्वेंशनल का फोकस है दंड और लालच पर, जिसमें पनिशमेंट और ईगोसेंट्रिक मतलब अहंकार वाली स्टेजेस है। फिर लेवल 2 कन्वेंशनल, जिसका फोकस समाज और कानून पर है।
जिसमें गुड बॉय गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर की स्टेजेस हैं। और आखिर में लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, जहां फोकस मानवता और विवेक पर होता है। और इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल एथिक्स की स्टेजेस आती है। जी, और अंत में एक बहुत अच्छा निष्कर्ष दिया गया है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नैतिकता बाहरी यानी एक्सटर्नल से आंतरिक यानी इंटरनल होती जाती है। वाह, तो ये था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे हमारी सही गलत की समझ बचपन से लेकर बड़े होने तक लगातार बदलती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने आलोचना में एक बिंदु पर बात की थी, तर्क बनाम व्यवहार। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ हाइंस की दुविधा के बारे में सोच नहीं रहे होते, बल्कि सच में उसकी जगह पर होते, तो हमारा नैतिक तर्क और हमारा वास्तविक कार्य क्या होता? क्या दोनों में कोई अंतर होता? ये सवाल हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है।